नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 4। आपके साथ में हूं सबीना देशमुख। 4 बजे की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत यहां पर ब्रेकिंग एट 4 की करेंगे मध्य प्रदेश की 2 बड़ी खबरों के साथ जो सरकार की पेशानी पर बल डाल सकती है। जी हां, पहली खबर जबलपुर की है, जहां पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले खत में धमकी दी गई। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर उज्जैन की है, जहां सिंघस की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की परेशानी बढ़ सकती है। उज्जैन के महदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोट जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए। सिंघस की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना जाहिर है चिंता का विषय है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नारायण लाल और मोहन लाल को भी मौके से गिरफ्तार किया। और जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया यह जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले खत में यह धमकी दी गई है। खत में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं आने को कहा गया। साथ ही बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी एमपी और राजस्थान सरकार को दे दी गई है। साथ ही सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कोटा के डीआरएम दफ्तर में ब्लास्ट की यहां धमकी दी गई है। जानकारी दे दें कि सवाई माधोपुर स्टेशन पर धमकी भरा ये खत मिला है। हालांकि इसके बाद पश्चिम मध्य रेल जोन के सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है कि आखिर इस खत के पीछे की हकीकत क्या है। क्या ये किसी की तरफ से डराने की कोशिश की गई है या फिर वाकई जो ये धमकी दी गई है उसे पूरा करने की कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि अब अलर्ट यहां पर स्टेशनों को कर दिया गया है। शरद श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। शरद, जानना चाहेंगे ये जो खत मिला है उसमें धमकी तो दी गई है, लेकिन इस खत के पीछे की सच्चाई क्या किसी तरह से सामने आ रही है? हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल शबीना, अभी इस खत की सच्चाई को जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। जीआरपी और जो स्थानीय पुलिस हैं वो दोनों ही इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये खत किसने लिखा है और इसकी जो धमकी है उसको कितनी गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि रेलवे और पुलिस दोनों ही इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। ये जो खत मिला है दरअसल वो सवाई माधोपुर के जो इंदरगढ़ का रेलवे स्टेशन है उसके जो स्टेशन मास्टर हैं उनको ये गुमनाम खत मिला है, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के जो जोन ऑफिस है और कोटा डीआरएम के दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो जीएम है वो दौरा न करें कोटा स्टेशन का। इस तरह की बातें भी उसमें लिखी गई हैं। तो पुलिस और जो रेलवे है दोनों ही इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये खत किसकी ओर से दिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो दौरे को लेकर जो बात कही गई है उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है दौरा निरस्त नहीं किया गया है। जो तय दौरा है जीएम का वो अपने तय दौरे के मुताबिक स्टेशन पे जाएंगे, लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो खत मिला है उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उस खत की सत्यता और उसको भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा शरद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और रुख करते हैं उज्जैन की तरफ, जहां के महदपुर इलाके से पुलिस ने भारी तादाद में विस्फोट जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए हैं। सिंघस की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना चिंता का विषय है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नारायण लाल और मोहन लाल को भी मौके से गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। महदपुर के सोगानी कॉलोनी में अप्सरा टॉकीज के पास पुलिस ने ट्रैक्टर पर रखा विस्फोटकों का ये बड़ा खेप जब देखा तो इसे बरामद किया गया। जिस ट्रैक्टर से विस्फोटक जब्त किए गए उसका नंबर है MKF 8016। ट्रैक्टर में जो पीछे टूल बॉक्स में सामान ये रखा हुआ मिला। तो ये क्या रियासी क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा था, तो वहाँ से सामान जब्त किया। हाँ, यदि विस्फोट होता तो कम से कम 500-600 मीटर के एरिया घेरता है।
और इसके अलावा कुछ सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि उज्जैन में आखिर कहां से आया ये तबाही का सामान। जब इतनी कड़ी सुरक्षा की बात की जा रही है तो तबाही के सामान का यहाँ पर पहुंचना के ये बताता है कि संघर्ष की तैयारियों पर किसी की बुरी नजर है। महाकाल की नगरी को दहलाने की कहीं ये साजिश तो नहीं की गई है। जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव पर इसे जानकारी लेते हैं। शरद, जिस तरह से तबाही का ये पूरा सामान मिला है उससे सवाल तो कई खड़े होते हैं। खासतौर से ये सवाल खड़ा होता है कि तमाम मंत्री जो हैं लगातार जायजा कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंघस पर किसी भी तरह से आंच ना आए, उसके बावजूद विस्फोटकों की ये भारी खेप का बरामद होना तमाम गंभीर सवाल। हाँ बिल्कुल शबीना, गंभीर सवाल खड़े होते हैं और निश्चित ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी भारी मात्रा में आखिरकार ऐसे वक्त में जब उज्जैन में संघर्ष की तैयारियां बिल्कुल अंतिम रूप में है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, बावजूद इसके आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी इस तरीके का जो विस्फोटक सामग्री है, प्रतिबंधित सामग्री है, उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात रही कि पुलिस की सर्चिंग के दौरान ये विस्फोटक सामग्री जब्त करने में कामयाबी मिली और 2 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में भी पुलिस को कामयाबी मिली है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार शहर में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया और उसको कहां ले जाया जा रहा था, इसका मकसद क्या था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जितना भी विस्फोटक मिला है उसको जब्त कर लिया गया है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उज्जैन से तबाही का सामान जो बरामद किया गया है, जाहिर सी बात है इसकी पूरी तहकीकात सामने जरूर आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का बयान सामने आया। मामले में पैनल बनाया जाएगा, निजी स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी। प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का ये बयान सामने आया है। जानकारी आपको दे दें कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से छात्र सुसाइड कर रहे हैं, इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ सामने रखा था। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई थी कि प्रदेश के जो बच्चे हैं वो किस तरह से मौत को गले लगा रहे हैं। पढ़ाई का दबाव कहिए या फिर समाज का दबाव कहिए, सुसाइड मामले पर अब एक पैनल बनाया जाएगा। और हमारी खबर का एक बड़ा असर हुआ है। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का यह बयान सामने आया है कि सुसाइड मामले में निजी स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा। इसके अलावा विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव यहां पर लाएगी। जानकारी आपको दे दें कि बाला बच्चन जो कि प्रभारी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा। हमारे जो मनोवैज्ञानिक साथी हैं, क्योंकि वो हमको सही सलाह दे पाएंगे कि इस परिदृश्य में बच्चों को किस प्रकार से इस डिप्रेशन अवसाद से हम बाहर निकाल सकते हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र मनोवैज्ञानिक साथियों की, समाज के अन्य विचारकों की जानकारी लेके अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि निजी विद्यालयों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित नहीं। छात्र भी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसान भी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। मैं दमदारी से अपनी बात को रखूंगा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश और देश की जनता ने जो अपना पब्लिक मैंडेट जो देना चाहिए था वो इनको दे चुके हैं। अब सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह से खरे उतरे इस पर। और गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी छात्रों की खुदकुशी के मामले में चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि अक्सर छात्र परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने परेशानी से निपटने के लिए छात्रों को योग का सहारा लेने की सलाह भी दी। डिप्रेशन कारण करते हैं, निराश हो जाने के कारण कोई स्कूल के अंदर फेल हो जाता है, एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है या पारिवारिक चिंता रहती है, तो इसके लिए अध्यात्म की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है। उसके लिए हम योग के केंद्र खोल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक के बाद एक छात्रों की आत्महत्या के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है, परेशान कर दिया है। कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं। वो आपको मामले बताते हैं जिन्होंने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर पूरे सिस्टम पर लगा दिया है। भोपाल में क्लास 9th में पढ़ने वाली छात्रा प्रगति देशमुख ने सुसाइड कर लिया। प्रगति ने सुसाइड नोट में लिखा कि क्लास में पहली रैंक ला पाने की वजह से वो बेहद परेशान थी, तो वहीं एग्जाम के टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनस नगर की है और यहाँ रहने वाली 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा गुलसार ने फांसी लगा ली। तो वहीं झाबुआ में प्रवेश पत्र न मिल पाने की वजह से एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ग्राम बावड़ी का रहने वाला आलम सिंह 10वीं में लगातार 3 बार नाकाम रहने के बाद चौथी बार परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बोर्ड की लापरवाही के चलते आलम सिंह को प्रवेश पत्र नहीं मिल सका। परीक्षा न दे पाने की वजह से आलम सिंह ने कीटनाशक पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। आलम की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो न सिर्फ ये 3 मामले, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह के मामले सामने ना आए, यही कोशिश जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार कर रहा है।
बढ़ते हैं आगे। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने के स्वर उठने लगे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का कहना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। जी न केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े सीनियर मोस्ट लीडर हैं। 10वीं बार देश की संसद के वो संसद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इन सब सीनियर मोस्ट नेताओं को और हाईकमान को मिलकर तय करना है। बनते हैं तो कितना फायदा होगा कांग्रेस को? बहुत 100%, मोर देन 100% फायदा होगा जी। और कांग्रेस विधायकों का मानना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम प्रत्याशी के तौर पर कमलनाथ का नाम आगे बढ़ाए जाने का समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना चाहिए और अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करना चाहिए। पूरी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाह रही है। भ्रष्टाचार की बात हो, चारों तरफ हाहाकार मची है। और यदि कांग्रेस हाईकमान माननीय कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट करता है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ, तो हम अगली बार निश्चित रूप से सरकार में आएंगे। निश्चित रूप से कमलनाथ जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और भविष्य में भी हमको पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हमको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, उन्हीं के नेतृत्व में लगभग हम लोग काम कर रहे हैं। उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है। और बैतूल में दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने न सिर्फ दुल्हनों का कन्यादान किया बल्कि कन्याओं को डोली में बिठाकर विदा भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सक्षम बनाएगी। इससे पहले सीएम ने बैतूल के करगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में प्लाईवुड फैक्ट्री का भी शुभारंभ किया। प्रतिमा अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने जेएनयू विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रहकर देशद्रोह के नारे लगाते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीधा रुख करेंगे लोकसभा की तरफ, जहां पर जबलपुर के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने। चीन हमसे बहुत पीछे था। आजादी के बाद 1950 और 51 में हमारे देश में नेटवर्क था 53,596 किलोमीटर, जो अब जाकर हुआ है 65,800 किलोमीटर। यानी कुल हमने 12,204 किलोमीटर की पटरियां बिछाई। और चीन में 1949 में 31,800 किलोमीटर का नेटवर्क था, जो 1975 में 46,000 किलोमीटर तक पहुंचा था। 1995 में हम और चीन बराबरी पे थे, लेकिन उसके बाद चीन ने 1,21,000 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण किया और हम पहुंचे 65,800 किलोमीटर तक। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ता कह रहे थे। पूर्व की सरकार ने अपने समय पर क्या क्या किया, उनकी सरकार ने अपने लंबे शासनकाल में क्या किया, विस्तार में नहीं लेकिन थोड़े में सदन के सामने आना ही जरूरी है। इनका जो पिछला 30 साल का कार्यकाल था, उसमें 1,97,883 करोड़ रुपए की 676 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी। उनमें से केवल 317 को ही पूरा कर पाए और जो बची हुई 359 परियोजनाएं थीं, उनको पूरा करने के लिए इनके कार्यकाल में ही 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता थी। फिर भी ये रेल बजट अच्छा नहीं है। और पिछले 10 सालों में यूपीए के क्या हुआ था, 7,000 करोड़ रुपए की 99 नई रेल लाइन परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी। सदन को ये जान के आश्चर्य होगा, उसमें से केवल एक परियोजना ये पूरी कर पाए थे। आखिर किसके भरोसे पे छोड़कर गए थे? क्यों राजनीतिक आधार पर निर्णय किए गए? जब इनको आप पूरा ही नहीं कर सकते थे तो ऐसे निर्णय क्यों किए गए? 2013-14 में जो उनका बजट था, उसमें अपने भाषण में इन्होंने माना था कि रेल की सुरक्षा और विकास के लिए बनी हुई जो समितियां हैं, विशेष रूप से काकोटकर समिति और सैम पित्रोदा, इनमें से केवल कुछ पर काम प्रारंभ हुआ है। सभापति महोदय, हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि हम तो सदन को ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। 1960 में कुंजरू समिति बनाई थी, जो रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी, उसने अपनी सिफारिशें दी। 1968 में वांगचू कमेटी बनाई,
वो भी रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी, उसने भी सिफारिशें दी। फिर 1978 में सीकरी कमेटी बनी, वो भी सेफ्टी के बारे में थी, उसने भी सिफारिशें दी। फिर बाद में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में खन्ना कमेटी बनी, जो इन सारी समितियों ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं उस पर विचार करने के लिए बनाई, कि उसका अध्ययन करके और वो सरकार को बताएंगे। ये यहां पर भी नहीं रुके, उसके बाद काकोडकर जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई गई। फिर मॉडर्नाइजेशन को लेकर सैम पित्रोदा कमेटी बनाई गई। इतनी कमेटियां बनी सभापति महोदय, 50 साल से अधिक समय में देश चलाने के बाद मात्र 11,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें जोड़ पाए। रेलवे ट्रैक में आधे का भी इलेक्ट्रिफिकेशन ये नहीं कर पाए, और इसीलिए केवल कमेटी बनाने से देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी सिफारिशों को मानने और उनको लागू करने की इच्छा शक्ति भी सरकार के पास चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो इनके पास में नहीं थी। कमेटियां हमने भी बनाई हैं, माननीय सुरेश प्रभु जी के समय पर भी कमेटियां बनी। निश्चित अवधि के लिए डॉक्टर विवेक ओबराय देवराय समिति बनी है, उसने रेल विकास प्राधिकरण का सुझाव दिया था, सिद्धांत रूप से उसको मान भी लिया गया है। काकोडकर समिति की 106 में से ज्यादातर सिफारिशों पर ठोस कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सभापति महोदय, एक और बात जो विशेष रूप से जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, कि अभी तक जो भी रेलवे की परियोजनाएं स्वीकृत होती थी, इनको क्रियान्वयन के लिए या अमली जामा पहनाने के लिए 2 साल या उससे भी अधिक का समय लगता था। इसमें टेंडरिंग वगैरह की प्रक्रिया भी शामिल होती थी। लेकिन अभी इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था कि विकेंद्रीकरण नहीं किया, लेकिन अब जो सारे अधिकार हैं इनका विकेंद्रीकरण क्षेत्रीय स्तर तक कर दिया गया है, और यह तय कर दिया गया है कि ऐसी किसी भी परियोजना के लिए 6 से 8 महीने का समय अधिकतम होगा। और हम गर्व से कहना चाहेंगे, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत है, जिसको रेलवे ने लागू करके दिखाया है। ये पूर्व में भी ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अभी उन्होंने भेदभाव की बात भी की थी, लेकिन भेदभाव रहित विकास का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई सरकार है तो हमारी एनडीए की सरकार है। उदाहरण है हमारे सामने। पहले भी बहुत सारे रेल मंत्री रहे, बिहार से हमारे बहुत से माननीय रेल मंत्री रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल एक बात स्मरण कराना चाहता हूं। चलिए, वो भी रहे हैं, आपने भी जानकारी दी। जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो 2006, 7 में और 7-8 के बजट में बिहार में मधेपुरा और मधौरा में रेल फैक्ट्रीज की घोषणा हुई थी। लेकिन सदन यहां है, लोग जानना चाहते हैं, घोषणा तो आप करके गए थे, 8 साल में हुआ क्या? ये केवल घोषणाएं बन के रह गई। लेकिन हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि बिहार में बगैर किसी भेदभाव के अगर न्याय किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी। मुंगेली की तरफ रुख करेंगे, जहां ठीक से इलाज नहीं मिल पाने की वजह से 7 साल के एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बुधवार को वनग्राम बिजरा कछार के रहने वाले बुजुर्ग आदिवासी को लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने ठीक से उनका इलाज नहीं किया। भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लगाया और फिर पूरी रात उसे देखने ना तो कोई डॉक्टर आया और ना ही कोई कर्मचारी। ऐसे में सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार वाले ये समझ नहीं पाए कि अब क्या करना है। ठीक से इलाज नहीं होने और डॉक्टरों के इस रवैये से निराश होकर परिवार वालों ने आज सुबह ही बीमार शख्स को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और फिर बाइक से घर ले जाने लगे। तभी रास्ते में लाखासार रोड पर मरीज ने दम तोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक शव वहीं पर पड़ा रहा। फिर खबर मिलने पर तहसीलदार ने गाड़ी की व्यवस्था की और शव को उसके गांव पहुंचाया गया। बैगा आदिवासी की इस तरह हुई मौत से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी दे दें कि कम तादाद की वजह से बैगा आदिवासी संरक्षित श्रेणी में आते हैं और उन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, लेकिन बावजूद उसकी आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। अचानक मृत्यु हो जाना बताया गया, स्वाभाविक मृत्यु लगता है। और मैं चूँकि ये बैगा जाति के हैं, थोड़ा इनके आने जाने के जो लोग प्रॉब्लम बताए
कि ले जाने के लिए साधन नहीं है, तो उसे मैं थोड़ा साधन सुविधा उपलब्ध है, इनको सुविधा करा रहा हूँ। बैगा प्रजाति जो कि संरक्षित प्रजाति है और जिसके लिए भारत सरकार जिसकी स्वास्थ्य के संबंध में और दूसरे संबंध में काफ़ी चिंतित है, उसकी मृत्यु यदि स्वास्थ्यगत कारणों से किसी सड़क पर हो तो ये चिंता का विषय है। किसी आए हैं डॉक्टर ला तो फिर 3 ठक बाटल चढ़ा रही से और 2-4 ठक इंजेक्शन लगा रही से, तब वह बोले कि ठीक से इलाज पानी नहीं करे, मोला पोकट के ला के यहाँ भात खाए लाए हो, मोला घर में ले गो, मैं घर में जाके मर हूँ, ऐसे कहे।